मैट हार्डी और उसका भाई जेफ 90 के दशक के अंत में WWE के टैग टीम डिवीजन के गोल्डन एरा में माने जाते हैं। हार्डी बॉयज, डडली बॉयज और एज एंड क्रिश्चियन ने कई यादगार लैडर मैच किए, जिसे आज TLC मैच के रूप में जाना जाता है। लेकिन WWE करियर के खत्म होने के बाद से मैट हार्डी ने कई कानूनी परेशानियां देखी हैं। सबसे पहले महज एक हफ्ते के अंतराल पर 3 गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। 2011 में उन्हें ड्राइविंग व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड के लिए गिरफ्तार किया गया था। फिर कुछ हफ्ते बाद ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस के लिए। तीसरी गिरफ्तारी एक हफ्ते बाद हुई जब उनकी पत्नी रेबी स्काई, जो एक प्रोफेशनल रेसलर भी थी, उन्होंने 911 पर कॉल किया, जिसके बाद मैट को ड्रग छापे में गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर में 2014 में मैट और रेबी दोनों को एक मोटल में फिजिकल ऑल्टरकेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अपने भाई रिक के साथ स्टाइनर ब्रदर्स टैग टीम के हिस्से के रूप में स्कॉट स्टाइनर को 1990 के दशक में WWE में कुछ सफलता मिली थी, जब दोनों ने WWE टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। उनका करियर वास्तव में WCW में पीक पर था, जब उन्होंने सिंगल्स करियर की शुरुआत की और आखिर में WCW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। इसके बाद वह मेन इवेंट पिक्चर में WWE में लौट आए। लेकिन रिंग में उनकी सफलता के बावजूद मुसीबत में फंसने की आदत में कुछ भी कम नहीं हुआ है। स्टाइनर को कम से कम 2 मौकों पर गिरफ्तार किया गया है। पहली घटना 1998 में हुई थी, जब उन्होंने एक सड़क कर्मचारी को धमकी दी थी और फिर उस पर अपने व्हीकल से 2 बार अटैक करके उस पर हमला किया था, जब वर्कर ने उसे आगे सड़क बंद होने की सूचना दी थी। दूसरी बार 2001 में स्कॉट स्टाइनर को WCW मंडे नाइट्रो के एक एपिसोड के दौरान एक EMT पर हमला करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे में स्टाइनर ने सफाई दी थी कि उन्हें लगा कि यह रोल एक एक्टर द्वारा निभाया जा रहा है। उन आरोपों को हटा दिया गया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है। जिम निडहार्ट की बेटी नेट टाले भले ही WWE में हर सुपरस्टार के साथ रेसलिंग लड़ रही हैं, लेकिन जिम निडहार्ट का अपना ही एक शानदार अतीत है। WWE हॉल ऑफ फेमर ब्रेट हार्ट के साथ 2 बार WWE टैग टीम चैंपियन रहे। निडहार्ट को हार्ट फाउंडेशन के स्ट्रॉन्गमैन के रूप में जाना जाता है और एक दिन उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में जरूर शामिल किया जाएगा। लेकिन जिम का एक कानूनी अतीत भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्हें 1987 में US एयर की एक महिला फ्लाइट अटेंडेंट को मुक्का मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नीडहार्ट ने दावा किया कि उसने कभी महिला को नहीं मारा और आखिर में समझौता हो गया। नीडहार्ट ने 2010 में खुद को फिर से बड़ी मुसीबत में पाया, जब उन्हें कंट्रोल्ड सब्सटेंस की तस्करी और चोरी के 2 मामलों में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें लगभग 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। रिक फ्लेयर को द नेचर बॉय के नाम से जाना जाता है, जो 40 वर्षों से रेसलिंग बिजनेस में एक फेमस नाम है। वह 16 बार वर्ल्ड चैंपियन और 2 बार के WWE हॉल ऑफ फेमर हैं। साथ ही रेसलिंग हिस्ट्री में रेसलर्स के सबसे फेमस फैक्शन और हॉर्समैन का हिस्सा भी रहे हैं। उनकी बेटी चार्लोट अब वुमेन डिवीजन को रेवोल्यूशनाइज कर रही है और फ्लेयर की लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। लेकिन एक सुनहरे करियर के बावजूद रिक फ्लेयर के लिए यह समय हमेशा आसान नहीं रहा, खासकर उनके निजी जीवन में। कई खराब शादियों और 70 के दशक में एक विमान दुर्घटना के अलावा, जिसने उनके करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया था, रिक को कानून के साथ कुछ विवादों का भी सामना करना पड़ा है। 1996 में उन्हें शराब के नशे में एक कम उम्र की लड़की को अपनी कार चलाने देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 2005 में रिक फ्लेयर ने एक रोड रेस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। जेक द स्नेक रॉबर्ट्स प्रोफेशनल रेसलिंग के एक महान और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, जिसके चलते उन्हें 2014 में WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था।
खास बात यह है कि उन्होंने 1980 और 90 के दशक में कंपनी के साथ अपने वर्षों में कभी भी एक भी चैंपियनशिप नहीं जीती थी। उनका इफेक्ट रेसलिंग प्रोमो को फिर से रीडिफाइन करने और अननोन रेसलिंग साइकोलॉजी के स्तर को पेश करने से आया। उन्होंने भविष्य के कई WWE सुपरस्टार्स को प्रेरित किया जो आज के स्टार्स बने, और रेसलिंग फैंस को दिए गए उन स्पेशल गिफ्ट्स के लिए उन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा। लेकिन जेक इतिहास में किसी भी प्रोफेशनल रेसलर के सबसे कठिन निजी जीवन में से एक होने के लिए भी फेमस है। हालांकि उनकी लाइफ में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनमें से कई उतार चढ़ावों के कारण उन्हें काफी कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें पहली बार 1989 में हमले के लिए और फिर 2001 में हिट एंड रन के लिए गिरफ्तार किया गया था। 2004 में उन पर एनिमल क्रूएल्टी का आरोप लगाया गया और उन्हें दोषी पाया गया जब उन्होंने अपने पालतू पाइथन्स में से एक को भूखा मरने दिया। और आखिर में 2005 में उन्हें कोकीन रखने के लिए और चाइल्ड सपोर्ट का भुगतान न करने के पुराने वारंट के लिए 2 बार गिरफ्तार किया गया। नब्बे के दशक के दौरान रेजर रेमन WWE के इतिहास में सबसे फेमस रेसलर्स में से एक के रूप में उभरे। WCW में जाने से पहले वह इतिहास के सबसे महान इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियंस में से एक थे। उन्होंने WCW आने के बाद अपना असली नाम स्कॉट हॉल का इस्तेमाल किया और रेसलिंग की दुनिया में आग लगा दी। केविन नैश और हल्क होगन के साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू करने के बाद WCW नाइट्रो और WWE रॉ के बीच फेमस मंडे नाइट वार्स पर दबदबा बनाया और इस फैक्शन के तीनों मेन मेंबर्स को WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। लेकिन अगर गिरफ्तारी रिकॉर्ड के लिए हॉल ऑफ फेम होता तो स्कॉट हॉल को डेफिनेटली मेंबरशिप के लिए विचार करने की आवश्यकता होती। उनके नाम कम से कम 7 गिरफ्तारियां हैं, जिनमें 1983 में सेकेंड डिग्री हत्या का आरोप भी शामिल है। सबूतों की कमी के कारण आरोप हटा दिए गए थे, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी उन्हें काफी हद तक फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ा। प्रॉपर्टी डैमेज, एक महिला के साथ छेड़छाड़, एक DUI, प्रोबेशन वायलेशन और कम से कम 2 अफसरों पर हमला। इन सब चीजों से हॉल को जीते जी गुजरना पड़ा।